स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से CDP के 14 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए थे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जो 17 जनवरी 2023 की शिफ्ट में आया हुआ था। इसके पहले EVS के 22 प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सिखाता है? तो देखिए, विकास का अगर शीर्षगामी सिद्धांत की बात करें तो जो सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन होती है, ये सिर से पैर की ओर विकास होता है, यानी हेड टू टो, यानी टॉप से लेकर बॉटम तक होता है। यानी बालक पहले क्या करता है? पहले बालक अपने सिर पर काबू करना सीखता है, इसके बाद पैरों पर चलना सीखता है ना। तो हम कह सकते हैं जो शीर्षगामी सिद्धांत है, ये सिर से पैर की ओर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि समीपता का सिद्धांत या प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर जाना। जैसे आपने देखा होगा, बालक के पहले 2 दांत निकलते हैं, इसके बाद उसके पूरे दांत निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं ये किसका उदाहरण है? समीपता का सिद्धांत, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड है। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? कौन सा ऐसा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? पहला, क्या सामाजिक नीतियां हैं? दूसरा, शैक्षिक संस्थाएं। तीसरा, जैविक परिपक्वता। और चौथा, सांस्कृतिक प्रथाएं। तो कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो जैविक परिपक्वता होती है, ये आनुवांशिक कारक है जो विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? अब बात हो रही है सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था। तो बहुत छोटा बच्चा है, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके सामाजिकरण की जो प्राथमिक संस्था होगी वो उसका परिवार, आस पड़ोस और उसके मित्र होंगे। इसके बाद बालक विद्यालय जाता है, वह सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परिवार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं? कैसी समस्याएं हैं? मूर्त समस्याएं, यानी जिन चीज़ों को वो देख पा रहे हैं उन्हीं के बारे में या उसी घटना के बारे में तार्किक रूप से क्या कर पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं। मान लो किसी ने कोई कहानी उनको बताई, तो वो क्या होता है? अमूर्त होती है, अमूर्त बातें। उनको अगर तार्किक रूप से सोचेंगे तो वो चौथी अवस्था होती है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी अगर अमूर्त तरीके से समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं तो वो होगी औपचारिक। लेकिन बात हो रही मूर्त समस्याओं को हल करने की, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जीन प्याजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? पहला, असंतुलनीकरण कहलाता है। दूसरा, संकल्पना कहलाता है। तीसरा, संगठन कहलाता है। और चौथा, मिथ्या धारणा कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन
चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं जीन पियाजे की। तो ZPD का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो ये सब सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो इनका पासवर्ड याद रखिए, सामाजिक सांस्कृतिक। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पर आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दिख रहा। पहला ऑप्शन पुरस्कार और दंड, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें। यानी शिक्षक क्या कर रहा है कि बालक को खुद से ही समस्या का समाधान करने के लिए क्या कर रहा है? अग्रसर कर रहा। लेकिन बीच में जहाँ पर उसको लगता है कि बालक की मदद करनी चाहिए या बालक को मदद की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर शिक्षक बालक की मदद कर रहा। तो जब भी ऐसी चीज़ें होंगी तो वो किसके अंतर्गत आएगा? पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में आप जानते ही हैं। नैतिक तर्क का विकास इन्हीं के द्वारा दिया गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? यानी जो अध्यापिका है वो विद्यार्थियों के अंतर ऐसे कौन से गुण हैं जिनको वो बढ़ावा दे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निष्क्रिय नकल को, कंठस्थ स्मरण को, ज्ञान निर्माण को या उच्च प्रतिस्पर्धा को। तो देखिए, कंठस्थ करने की निष्क्रिय है तो टैग वर्ड का आपको वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बताया कि कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं और कुछ निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो निगेटिव टैग वर्ड में बच्चा अगर निष्क्रिय है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कंठस्थीकरण भी गलत होगा। उच्च प्रतिस्पर्धा की बात हो रही, यह भी गलत होगा। लेकिन बात किसकी होगी? ज्ञान निर्माण की। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि के समकालीन संप्रत्यों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर कैसे होते हैं? वैध, विश्वसनीय, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित या व्यापक। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अब बात किसकी हो रही कि बुद्धि के समकालीन संपत्तियों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो वैध उपयुक्त है, विश्वसनीय ये भी होना चाहिए और व्यापक भी होना चाहिए, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित कल्चरल बेस्ड ही होना चाहिए, यह गलत होगा। तो हमारा जो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है भाषा और विचार। तो भाषा और विचार के बारे में पहले कुछ कोट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जीन पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि जो भाषा होती है वह पहले होता है और विचार बाद में आते हैं। अब हम ऑप्शन पे बात करते हैं। भाषा और विचार की बात हमने कर ली। कई महत्वपूर्ण रूपों में अंतःक्रिया करते हैं। जो भाषा और विचार होते हैं ये कई महत्वपूर्ण रूप से क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। तो बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। अगला, किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं।
ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि प्रभावित करते हैं। एक स्थिर और एक रूप तरीके से अंतःक्रिया करते, एक ही तरीके से, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कई महत्वपूर्ण रूपों में अंतःक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? पहला 4 वर्ष में, दूसरा 10 वर्ष में, तीसरा 14 वर्ष में और चौथा 18 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 वर्ष में बच्चों में जेंडर की भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा कक्षा वातावरण, फिर से समझिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए। कैसा? विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, रूढ़िवादियों और नामीकरण को बढ़ावा दे। तो रूढ़िवादियों को अगर बढ़ावा देने की बात हो रही तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद योग्यता के बारे में सत्व धारणा को पोषित करें और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दें। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की जो भावना है उसको बढ़ावा दें। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करें, क्योंकि जो कक्षा का वातावरण होता है उस पर विविध स्थान से जो विद्यार्थी होते हैं वो आए होते हैं, तो उन्हीं के अनुरूप क्या करना चाहिए, आपको अपनी अधिगम शैली को पेश करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन को अधिगम के लिए आकलन। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? यानी किसके रूप में? अधिगम के लिए मूल्यांकन के रूप में। पहला, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। अगला ऑप्शन है मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद करें। सी ऑप्शन है सत्र के अंत में हो और चौथा ऑप्शन है सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे यूनिट टेस्ट वगैरह हुए या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए या ईयरली एग्ज़ाम हुए तो एकदम कैसे चलते हैं, एकदम निरंतर चलते रहते हैं ना, एकदम कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं। तो इसलिए मूल्यांकन एक क्या है, निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। अधिगम के लिए आकलन किसके रूप में है? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है? पहला, a+b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ये पूछ लेना। दूसरा ऑप्शन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था ये पूछ लेना, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है। सी ऑप्शन, किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये सभी अभिसारी सोच को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। यानी बालक सिर्फ आपको क्या दे पाएगा, आंसर देने के बाद और कुछ उससे रिलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बालक से आप ये कहेंगे कि हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, तो बालक उस बात को सुनेगा, गहनता से उसका विचार करेगा, इसके बाद उसके लिए खोजबीन करेगा। यानी अपसारी सोच को बढ़ावा देगा, और जो अपसारी सोच को बढ़ावा देगा वो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, पिछड़े वर्गों में आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि उन्हें केवल
तो देखिए सीटेट के एग्जाम में जो केवल वर्ड होता है वो निगेटिव सेंस देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ा दिया जाए, उनमें अपनेपन की भावना को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है, उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, अपनेपन की भावना को बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, गुणज वैफल्य से जूझने यानी डिसकैलकुलिया से जूझ रहा विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी डिसकैलकुलिया से जुड़ रहा है तो उसमें को किसमें प्रॉब्लम होगी, मैथमेटिक्स में, यानी गणित के सवालों में उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथमेटिक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिकोण से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है, यानी कैसा बालक है जो दृष्टि बाधित है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रेल लिपि किताबों का यूज करेंगे, सही है, स्पर्शनीय मानचित्र का यूज करेंगे, ये भी सही है, लिपिक की मदद लेंगे, ये भी सही है, लिखित परीक्षाएं, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही, बाधक, कौन बाधक बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी लिखित परीक्षाएं। तो क्योंकि बालक क्या कर पा रहा, देख नहीं पा रहा, तो लिखित परीक्षाएं जो होंगी वो बालक के लिए एक बाधा का क्या करेंगी, कार्य करेंगी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है, पहला पुनरावृत्तीय व्यवहार, दूसरा संज्ञानात्मक नम्यता, तीसरा उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल, और चौथा दिनचर्या में बारंबार बदलाव की चाह। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुनरावृत्ति का जो व्यवहार है ये प्रायः स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है, स्वालीनता की, प्रतिभाशीलता की, डिसलेक्सिया यानी पठन वैफल्य की, या मानसिक विकलांगता की। तो रेशमा ने क्या किया, मतलब जिस क्लास या जिस लेवल की उसे किताबें पढ़नी आनी चाहिए थे उससे बढ़कर उन किताबों को पढ़ पा रही है, इसका मतलब वो कैसी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, यानी प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चे सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं, खोज के द्वारा, पुनरावृत्ति और अभ्यास के द्वारा, निष्क्रिय नकल के द्वारा, या कंठस्थ स्मरण के द्वारा। तो देखिए कंठस्थ कर लेना, निष्क्रिय और बार बार अभ्यास, ये कोई इसमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी खोज अधिगम के द्वारा बच्चे सबसे बेहतर तरीके से क्या करते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कथन दिया गया है विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर लेना चाहिए। तो देखिए केवल संस यानी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कथन क्या हो जाएगा, गलत, यानी पहला तो गलत हो गया। दूसरा, स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वचनात्मक, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही पहला यानी कथन और तर्क दोनों क्या होंगे, असत्य होंगे, यानी गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है,
एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए? बताइए, अगर आप एक अध्यापिका हैं तो आप किस प्रकार से जो अधिगम क्रियाकलाप यानी अधिगम यानी सिखाने में जो आप एक्टिविटी यूज करेंगे, तो वो कैसे एक्टिविटी को यूज करेंगे? पहला, जिनकी प्रवृत्ति अति आमूर्त हो, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, यानी विद्यार्थी जो हैं उनमें इंटरेस्ट ले पाए, उन चीज़ों को सीखने में तत्पर रहे। अगला, जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्य देशी हो, यानी गैर हो, तो ये तो निगेटिव सेंस दे रहा। जिनका उद्देश्य सिर्फ मात्र केवल ये सब क्या करते हैं, निगेटिव सेंस डालते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी जो विद्यार्थियों के रुचि के क्या हो, अनुरूप हो। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को आधिकारिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला, विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनता कर देना चाहिए। दूसरा, विकर्षण को अधिकतम कर देना चाहिए। सी ऑप्शन है, व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए। और डी ऑप्शन है, कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ पर बात हो रही है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की जो संलग्नता है, यानी जो जुड़ाव है उनका, को आधिकारिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? यानी कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, क्या कहलाती है? स्मृति सहायक तकनीक कहलाती है, प्रक्रियात्मक स्थिरता कहलाती है, अनुक्रिया समुच्चय कहलाती है, या अनुमानी सोच कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए तो क्या कहलाती है? यानी एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार होगी, पहुंचने में मददगार हो सकती है, यानी कैसी सोच? अनुमानी सोच। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं। पहला, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, पूरी तरह अतार्किक और अविवेकी होती हैं, यह भी ऑप्शन गलत होगा। विद्यार्थियों में सहज सिद्धांतों या ज्ञान को दर्शाती है। और अगला ऑप्शन, अध्यापक द्वारा सिर से अनदेखी कर देनी चाहिए, ये भी गलत होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम। बताइए अधिगम क्या है? संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है, और डी ऑप्शन है, सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। तो अधिगम क्या होता है? जो अधिगम होता है यह क्या होता है? संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से क्या होता है? प्रभावित होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कथन दिया गया है कि एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए, यानी मोटिवेट करना चाहिए। तो सही है ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, यानी कथन सही है। दूसरा, अधिगम अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो, यह भी सही है।
यानी कथन और तर्क दोनों सही हैं और जो तर्क है ये कथन की उपयुक्त व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है, यानी विद्यार्थी जब सीख रहा होता है तो उसमें एक बाधा का कार्य करता है। बताइए, वातावरण से स्वाभाविक या सहज पारस्परिक क्रिया, स्व अभिप्रेरित अभ्यास, हमें बाधक यानी निगेटिव सेंस देखना है, जानने और खोज करने की चाह, या कठोर और अनम्य पाठ क्रम, यानी इनफ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। तो हम बात किसकी करते हैं कि करिकुलम कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो, रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है? स्मृतिकरण, समायोजन, परासंज्ञान, विलंबित नकल। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए कमेंट करिए और टोटल स्कोर भी आप लोग बताइए कि आपका टोटल स्कोर क्या बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परासंज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।